बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। पिछली जैसे क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास ये प्लांट्स एंड प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलता है। लेकिन यहां जो किताब है हमारी स्टडी है वो प्लांट्स की बेस पर दी गई, लिहाजा हम इसी की बात करेंगे। प्लांट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इसमें हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक। एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। ये दोनों हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब सनलाइट प्लस क्लोरोफिल मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज बनता है। और साथ इसमें ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज बनने का जो अमल है इतना सिंपल नहीं है। बाकी तो लोगों को पता है कि फिजा में से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए प्लांट के अंदर दाखिल होती है और वाटर जो है वो रूट्स के जरिए जो है एब्जॉर्ब किया जाता है और इसके अंदर बहुत सारे और मिनरल्स भी शामिल होते हैं पानी के अंदर, जो रूट्स के जरिए पत्तों में चढ़ाया जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखने में बड़ा सिंपल सा है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जितने भी स्टेप्स आते हैं, क्या क्या बनता है, कौन कौन सी चीज कैसे मिलती है, कैसे नहीं बनती, तो फोटोसिंथेसिस के इस पूरे रिएक्शन को यानी ग्लूकोज बनाने के लिए ये पूरे प्रोसेस को जो है हम दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कितने स्टेप्स में डिवाइड करते हैं? दो स्टेप के अंदर। एक हमारे पास चलाता है लाइट रिएक्शन और दूसरा हमारे पास स्लाइड रिएक्शन कह सकते हो, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कह सकते हो। या इसको तुम जी स्कीम रिएक्शन भी कह सकते हो। ओवरऑल हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन और बड़े कॉम्प्लेक्स इसके अंदर ये रिएक्शंस होती हैं, कोई सिंपल नहीं है। और सेकंड हमारे पास है डार्क रिएक्शन या इसको तुम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हो। कैल्विन साइकिल भी कह सकते हो या फिर सिट्रिक एसिड फेज या रिएक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, सिट्रिक एसिड रिएक्शन इसको कह सकते हो। ये सारे इसके नेम्स हैं। तो फर्स्ट हम जो इसमें स्टडी लेंगे बड़ा ध्यान से समझना ये चीजें ये जो मैं बयान कर रहा हूं तो सही बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है कि ये आम टॉपिक्स की तरह के टॉपिक्स नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं लाइट रिएक्शन के बारे में। प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गेनेली है जो पीछे पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास कहलाती है प्लास्टिड। ये ऑर्गेनेलीज हैं हमारे पास, बॉडीज हैं और इसमें एक ऑर्गेनेली है। ये हमारे पास प्लास्टिड है, इसमें आगे 3 हमारे पास इसकी डिग्री है, जिसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट हमारे पास वो वाली ऑर्गेनेली है
इसके अंदर हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें हमारे पास बॉडीज पाई जाती है स्पेसिफिक, जिसको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। इस मेसोफिल सेल के अंदर हमारे पास सारा का सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये बातें आगे करते हैं, पिछली एक अपन ने की है। तो बात हम करते हैं लाइट रिएक्शन। द रिएक्शन in which sunlight is directly involved. ये हमारे पास वो रिएक्शन है कि जिसके अंदर सनलाइट जो है डायरेक्ट शामिल होती है। और ये जो लाइट रिएक्शन का प्रोसेस होता है ये तुम्हारी क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये पहले मैंने स्ट्रक्चर्स का समझाया है। उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इसमें छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। इसके अंदर मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जितना हमारा लाइट रिएक्शन है वो सब किन मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है। तो यहां पर आप इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शन की ये किताब में मैंने इतना लिखा, अगर पूरा मैं बयान करूंगा तो मुझे इसके लिए काफी दिन चाहिए दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल सा जाने लेकिन सिंपल लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझना मेरी बात। अब जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है इसमें हमारे पास पाया जाता है क्लोरोफिल। ये मैंने पहले ही बात की हुई है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है प्लस अदर पिगमेंट्स प्लस जितना जमीन से पानी एब्जॉर्ब रूट के जरिए होता है, जैसे वो लीफ में क्लोरोप्लास्ट के अंदर दाखिल होता है तो उसके ठहराव की जगह क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, ये हमारे पास में आता है स्ट्रोमा। तो जितना हमारा लाइट रिएक्शन होता है ये सब के सब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो हो रहा है। अब डे टाइम या फोटोसिंथेसिस का अमल होता
एनर्जी को गेन करने की वजह से, तो फौरन यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं और क्लोरोफिल जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी एक चेन बनाते हैं, वो चेन हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, वो क्या बनाते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है। साथ ही साथ जहां पर मैंने बताया है कि अदर पिगमेंट प्लस इसमें हमारे पास एक एंजाइम पाया जाता है, वो हमारे पास है NAD। तुम्हारे थायराइड मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, वो क्या है, NAD। हमारे पास निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये दो इसमें न्यूक्लियोटाइड पाए गए हैं। ये इसका एब्रिविएशन है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये NAD की एब्रिविएशन है। समझ आ गई बेटा मेरी बात की? तो आपकी थायराइड मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास की जो चीजें मैंने लिखी हैं ये सब जो है वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब जैसे सब्जेक्ट में जिसने बताया पड़ी है कि हमारा क्लोरोफिल फॉरन ऑक्सीडेशन को शो करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा और फौरन यहां पर हमारे थायराइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनेगी। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है तुम्हारे थायराइड मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस करेगी ATP को। किसको प्रोड्यूस करेगी, ATP मॉलिक्यूल को जो है प्रोड्यूस करेगी। दूसरी तरफ लगी समझ आता है बात की, और दूसरी तरफ हमारे पास ये वाटर मौजूद होता है। अब सनलाइट पड़ रही है, ये भी एब्सॉर्ब कर रहा है। जैसे ही सनलाइट वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर आके गिरेगा तो यहां पर हमारे पास एक प्रोसेस चलेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। द प्रोसेस in which a compound split down into its components is called photolysis। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी कंपाउंड रोशनी की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, रोशनी की मौजूदगी में किसी भी कंपाउंड का अपने कंपोनेंट्स के अंदर चेंज हो जाना क्या कहलाता है, फोटोलाइसिस कहलाता है। तो फौरन यहां पर वाटर की फोटोलाइसिस होगी और वाटर जो है यहां पर फौरन पैदा करेगा हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, अब ये हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन पैदा होता है, ये हाइड्रोजन आयन फौरन मिलेगा इसके साथ, किसके साथ मिलेगा, NAD के साथ H मिलेगा, हमारे पास बन जाएगा NADH। साथ इसके एक फॉस्फोरस मिलेगा तो हमारे पास बनेगा NADPH। लगी समझ में बात की कि हमारे पास ये एंजाइम शुरू में इस फॉर्म में होता है, इसमें एक फॉस्फोरस साथ मिलता है, तो यहां से जो हमारे पास ATP मिलती है उसमें ऐड करती है अपना फॉस्फोरस, और यहां से वाटर की जो फोटोलाइसिस होती है इससे हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, वो इसके साथ मिलकर कंपाउंड हमारे पास पूरा क्या बन जाता है, NADPH। ठीक है, तो यहां पर बात समझ में आ गई कि लाइट रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो तरह के कंपाउंड जन्म लेंगे। एक हमारे पास कौन सा, ATP, और दूसरा कौन सा है, NADPH। ठीक है ना, ये हमारे पास जब कंपाउंड बनेंगे तो वो एक थायराइड मेम्ब्रेन से दूसरी थायराइड मेम्ब्रेन की तरफ इस तरीके से माइग्रेट करेंगे कि हमारे पास कि थायराइड मेम्ब्रेन के अंदर हमें ऐसे लगता है जैसे कोई
जी शक्ल की तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जितनी थायराइड मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता जाएगा जी फॉर्म का। इस तरह से इस फॉर्म क्या बोलते हैं, जी स्कीम कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो लाइट रिएक्शन है उसमें सनलाइट डायरेक्ट आती है और हमारे पास क्लोरोफिल की डिकम्पोजिशन होती है, वाटर की डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है ना। उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है और वाटर की फोटोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास NADPH बनता है। ये दो हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, दो हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं और यही कंपाउंड की एनर्जी नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर, इस डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लिहाजा एक थायराइड मेम्ब्रेन से दूसरी थायराइड मेम्ब्रेन तक ये ट्रांसपोर्ट होती है। तो उस सूरत में हमारे पास दरमियान एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है जी शेप का। लिहाजा इस रिएक्शन को हम जी स्कीम रिएक्शन भी कहते हैं। मेरे यहाँ तक समझ आ गई सबको एक बात की। तो अभी ये जो डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन भी कोई इतना सिंपल सा नहीं है, तो बिल्कुल मैंने सिंपल सा मतलब कि जब में एक सिंपल बयान दिया हुआ है, तो यही मेरा क्या काफी है हमारे पास ये बात बयान करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मैं डार्क रिएक्शन को बयान करूंगा, ठीक है ना। डार्क रिएक्शन में कोई बहुत सिंपल नहीं है, ये डायग्राम देखने को सिंपल लेकिन काफी टफ किस्म की, तो ध्यान से ये सारे रिएक्शन हम लोगों ने समझते जाना है। तो ये मैं जरा छोड़ के ना डार्क रिएक्शन, तुम लोगों का अगला टॉपिक बहुत ज्यादा सिंपल है सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो डार्क रिएक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा होगा, उसमें मैं उसकी वजाहत करूँ, टाइम लगेगा उसका। तो टाइम भी लेक्चर खत्म, थोड़ा सा सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। Cellular respiration. The process respiration is सर बोल सकते हो इसको, in which CH bond of food break down to get energy in the form of ATP. Start cellular respiration। ये जितना भी तुम्हारे जिस्म के अंदर डाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी जहां जहां से तुमने एनर्जी निकालनी है वहां वहां हमारे पास कौन सा प्रोसेस चलेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो खुराक खा रहे हो, जब उसकी डाइजेशन हो रही है तो वहां भी हमारे पास जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो उस सूरत में तुम्हारे फूड के CH बॉन्ड को तोड़ के वहां से एनर्जी को निकाला जाएगा इस फॉर्म में, ATP की फॉर्म के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, तो जब ATP जो है बाहर बढ़ी जाएगी वहां पे कौन सा प्रोसेस चलेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। जहां जहां से तुम खुराक से एनर्जी को बाहर निकालोगे, गेन करोगे अपने मुख्य तरह के प्रोसेस को सरंजाम देने के लिए, तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे पास ये हमारे पास आगे दो टाइप से हम डिवाइड करते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हमारे पास है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जो आपकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, ये बात है सफिशिएंट ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस in insufficient amount of oxygen या complete in absence of oxygen is called anaerobic respiration। anaerobic respiration को सेकंड नेम दिया जाता है फर्मेंटेशन का। इसका नाम दिया जाता है
फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन तो एरोबिक रेस्पिरेशन की मैं नेक्स्ट जो लेक्चर्स है उसमें पहले डार्क ऑप्शन में याद होगा, तो उसके बाद मैं इसकी बात करूंगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो ये कुछ बातें थी। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी हो नासिर हो।